हेलो स्टूडेंट, बच्चों हम लोग भारत की खोज का पाठ 4 पढ़ रहे हैं। उस आज जो शीर्षक है वह है भारत का विदेशी व्यापार। ईस्वी सन के पहले 1000 वर्षों के दौरान भारत का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और बहुत से विदेशी बाजारों पर भारतीय व्यापारियों का नियंत्रण था। पूर्वी समुद्र के देशों में तो उनका प्रभुत्व था ही, उधर वह भूमध्य सागर तक भी फैला हुआ था। भारत में बहुत प्राचीन काल से कपड़े का उद्योग बहुत विकसित हो चुका था। भारतीय कपड़ा दूर दूर के देशों में जाता था। रेशमी कपड़ा भी यहाँ काफी समय से बनता रहा है, लेकिन वह शायद उतना अच्छा नहीं होता था जितना चीनी रेशम, जिसकी आयात यहाँ ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से ही किया जाता था। भारतीय रेशम उद्योग ने बाद में विकास किया, लेकिन बहुत नहीं। कपड़े को रंगने की कला में उल्लेखनीय प्रगति हुई और पक्के रंग तैयार करने के खास तरीके खोज निकाले गए। इनमें से एक नीले रंग का इनमें से एक नील का रंग था, जिसे अंग्रेजी में इंडिको कहते हैं। यह शब्द इंडिया से बना है और अंग्रेजी में यूनान के माध्यम से आया है। ठीक है बेटा, तो ये तो भारत का विदेशी व्यापार कैसे शुरू हुआ। खगोल शास्त्र जो विज्ञानों में प्राचीनतम है, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का नियमित विषय था और फलित ज्योतिष को इससे मिला दिया जाता था। एक निश्चित पंचांग भी तैयार किया गया था जो अब भी प्रचलित है। जो लोग समुद्री यात्रा पर निकलते थे उनके लिए खगोल शास्त्र का ज्ञान व्यवहारिक दृष्टि से बहुत सहायक होता था। आगे दिया है बेटा, प्राचीन भारत में गणित शास्त्र। यह माना जाता है कि आधुनिक अंक गणित और बीज गणित की नींव भारत में ही पड़ी थी। गिनती के चौखटे को इस्तेमाल करने की फूहड़ पद्धति रोमन और उसी तरह की संख्याओं के इस्तेमाल ने बहुत समय तक प्रगति में बाधा दी, जबकि शून्यांक मिलाकर 10 भारतीय संख्याओं ने मनुष्य की बुद्धि को इन बाधाओं से बहुत पहले मुक्त कर दिया था और अंकों के व्यवहार पर अधिक प्रकाश डाला था। ठीक है, आगे देखो, इसमें समझाया गया कि भारत में ज्यामिति, अंक गणित और बीजगणित का आरंभ बहुत प्राचीन काल में हुआ था। शायद आरंभ में वैदिक वेदियों पर आकृतियां बनाने के लिए एक तरह के ज्यामितीय बीज गणित का प्रयोग किया जाता था। शून्यांक और स्थान मूल्य वाले दशमलव विधि को स्वीकार करने के बाद अंकगणित और बीजगणित में तेजी से विकास करने की दिशा में कपाट खुल गए। आगे दिया है, ब्रह्मपुत्र प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भी था, जिसने शून्य पर लागू होने वाले नियम और निश्चित किए गए इस क्षेत्र में अधिक उल्लेखनीय प्रगति की। इसके बाद अंकगणित और बीजगणित पर भी लिखने वाले गणितज्ञों की परंपरा मिलती है। इनमें अंतिम महान भास्कर द्वितीय का है, जिनका जन्म 1114 ईस्वी में हुआ था। उसने खगोल शास्त्र, बीजगणित और अंकगणित पर क्रमशः 3 ग्रंथों की रचना की थी। अंकगणित पर उनकी पुस्तक का नाम लीलावती है, जो स्त्री का नाम होने के कारण गणित की पुस्तक के लिए विचित्र लगता है। विश्वास किया जाता है कि लीलावती भास्कर की पुत्री थी, जो कि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। ठीक है, आगे हम देखते हैं विकास और ह्रास। कैसे विकास हुआ, ह्रास हुआ। ईस्वी सन के पहले 1000 वर्षों में भारत में आक्रमणकारी तत्वों और आंतरिक झगड़ों के कारण बहुत उतार चढ़ाव आए। फिर भी यह समय ऊर्जा से उफनता, सभी दिशाओं में अपना प्रचार करते हुए कर्मठ राष्ट्रीय जीवन का समय रहा है। ठीक है बेटा, इस तरह से और कहा जाता है कि गुप्त काल को भारत का स्वर्णकाल मानते हैं। 7वीं शताब्दी में हर्ष के शासन काल में उज्जैनी, जो गुप्त शासकों की शानदार राजधानी थी, फिर से कला, संस्कृति और एक शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र बनती है। 9वीं शताब्दी में गुजरात का मिहिर भोज उत्तर और मध्य भारत में छोटे राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त राज्य कायम करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। इसको तुम लोग बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर पढ़ लेना और इसी से संबंधित हम तुम्हें कुछ क्वेश्चन भेजेंगे
और आंसर के साथ भेजेंगे, उसको तुम लोग अपनी कॉपी में कर लेना। आगे देखो, भारतीय सभ्यता का ऐसा नाटकीय अंत न उस समय हुआ न बाद में, किंतु उत्तरोत्तर पतन साफ दिखाई पड़ता है। आगे दिया बेटा, शायद वह भारतीय समाज व्यवस्था के बढ़ते हुए कट्टरपन और गैर मिलनसारी का अनिवार्य परिणाम था, जिसे यहाँ की जात व्यवस्था में देखा जा सकता है। जहाँ भारतीय विदेश चले गए, जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया में, वहाँ उनकी मानसिकता, रीति रिवाज और अर्थव्यवस्था किसी में इतना कट्टरपन नहीं दिखाई पड़ता। स्वयं भारत में गैर मिलनसारी की भावना ने उनकी रचनात्मकता को नष्ट कर दिया। जीवन निश्चित चौखटों में बट गया, जहाँ हर आदमी का धंधा स्थायी और नियत हो गया। देश की सुरक्षा के लिए युद्ध करना क्षत्रियों का काम हो गया और ब्राह्मण और क्षत्रिय वाणिज्य व्यापार को नीची नजर से देखते थे। नीची जाति वालों को शिक्षा और विकास के अवसरों से वंचित रखा गया और उन्हें अपने से ऊंची जाति के लोगों के अधीन रहना सिखाया गया। तो देखो, गैर मिलनसारी प्रथा क्या थी। इसी का इस तरह ह्रास हुआ विचारों में, दर्शन में, राजनीति में, बुद्ध की युद्ध की पद्धति में, बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी और उसके साथ संपर्क में, साथ ही क्षेत्रीयता के भाव बढ़ने लगे। भारत की अखंडता की अवधारणा के स्थान पर सामंतवाद और गिरोहबंदी की भावनाएं बढ़ने लगी। अंत में देखा गया बेटा, इसके बावजूद जीवनी शक्ति और अद्भुत दृढ़ता बची रही। उसके बाद लचीलापन एवं अपने को ढालने की क्षमता, इसलिए वह बचा रह सका, नए संपर्कों, विचारधाराओं का लाभ उठा सका, कुछ दिशाओं में प्रगति भी कर सका, लेकिन यह प्रगति अतीत के बहुत से अवशेषों से जकड़ी रही और बाधित होती रही। बेटा, यह हमारा चैप्टर 4 युगों का दौर समाप्त हुआ। पीरियोडिक एग्जाम के लिए 1 to 4 डिसाइड किया गया है, तो ये 4 लेसन कंप्लीट हो गया। इससे संबंधित जो भी प्रश्न लिखाए गए हैं उसको तुम ध्यान से पढ़ लेना, और जो कुछ बचा है आज हम इसको भेज देंगे। थैंक यू स्टूडेंट।